तो चलिए दोस्तों, अब हम आश्रय के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है जल। तो जल की बात आज हम करेंगे, जल पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जल, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जल एक पदार्थ है जो कि रासायनिक तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की गई है, तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि इसका जो रासायनिक सूत्र है वो H2O से हम इसको व्यक्त करते हैं। जिसमें यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि H2 और O। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के अणु मिलकर ये जल बनाते हैं, ठीक है। वहीं पे आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि ये तीन अवस्थाओं में मौजूद होते हैं, गैस, तरल और ठोस। तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं इसकी, और सबसे भरपूर और यौगिकों में से ये एक होते हैं। यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि 22 मार्च के बारे में हमने बताया है। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं, विश्व जल दिवस के रूप में हम मनाते हैं 22 मार्च को। और जो 2020 की इस वर्ष की थीम थी वो जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ वाटर, मतलब जल के स्रोत। तो आपको जल के स्रोतों के बारे में हम बता दें यहाँ पे, जैसे कि हमने पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ पे हमने आपको दिखाया है, दर्शाया है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो समुद्र है, जो कि पृथ्वी सतह को 2/3 भाग में ढकता है। समुद्र का पानी खारा होने की वजह से इसका उपयोग कृषि और घरों में नहीं किया जा सकता। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि नदी, झील, तालाब, कुएं, बारिश और बर्फ़ के जो अन्य स्रोत हैं वो भी जो है इन जल के स्रोत में शामिल होते हैं, ठीक है। और भूमिगत जल भी पानी का एक अच्छा स्रोत माना गया है, और इन स्रोतों से प्राप्त जल पीने और भोजन पकाने के योग्य नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका समुद्र का पानी होता है, नदी का पानी होता है, झील का पानी होता है, तालाब का पानी होता है, ये इन सभी पानियों से आप भोजन नहीं पका सकते हैं, क्योंकि ये पानी दूषित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन इन पानी जो इस तरीके के जो जल होते हैं उनमें अशुद्धियाँ व रोगाणु रहते हैं, और इस जल को पीने योग्य बनाने के लिए कई विधियाँ काम में लाई जाती हैं, जिनमें आपके जैसे शहरों में लोग नालों से पानी प्राप्त जो काफ़ी लंबी दूरी करके आता है। अधिकांश शहरों में पानी के स्रोत से पानी को पंप के द्वारा हौज में जमा किया जाता है, जिसे जल संसाधन में शुद्ध किया जाता है। पानी को चिकने कंकड़, बालू के परतों से होकर छाना जाता है, जिससे गंदगी बालू में रुक जाती है। आपने देखा होगा कि बालू के द्वारा जैसे जल को वो उससे छन के आता है, तो उससे जो है जो भी गंदगी होती है वो बालू में ही फिल्टर हो जाती है, वहाँ पे रुक जाती है, और पानी आपका शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे बताएं कि रोगाणुओं को मारने के लिए जल में कुछ रसायन जैसे क्लोरीन आदि का हम प्रयोग करते हैं। क्लोरीन डालने से आपका पानी शुद्ध हो जाता है। और यहाँ पे बात की गई है, जैसे हमने आपको बताया है, पहला पॉइंट तो आपका समुद्र था, दूसरा नदी का था, ठीक है। तो नदी और झील, झरने और कुएं के जल को उबाल कर छाना, और जो है इसमें जो रासायनिक पदार्थ जो प्रयोग करते हैं हम, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट आदि द्वारा इसका प्रयोग करके इसे हम पीने योग्य बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताएं कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त पानी शुद्ध नहीं होता है। प्राकृतिक स्रोत मतलब आप समझ रहे हैं, जो भी प्राकृतिक स्रोत से जो पानी हम प्राप्त करते हैं वो शुद्ध नहीं होता है। इसमें कुछ लवण या गैस घुले रहते हैं, जिसके कारण पानी में स्वाद आ जाता है, ठीक। और वर्षा का पानी शुद्ध नहीं होता है यदि यह पीने योग्य रहता है। कब रहता है? जब पानी में कुछ हानिकारक पदार्थ मौजूद रहता है और पानी पीने योग्य नहीं होता है। इसे हम पीने योग्य बनाते हैं, इसमें हम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके इसे हम पीने योग्य बनाते हैं। कभी कभी तो कुछ अघुलनशील पदार्थ भी पानी में मौजूद रहते हैं, जिन्हें हम छान कर हटाते हैं। जैसे समुद्रों के पानी में, जैसे समुद्र का पानी आपका खारा होता है क्योंकि इसमें घुले लवण, लवण मतलब समझ रहे होंगे, साल्ट, जिसको हम नमक कहते हैं, ठीक है, इसकी मात्रा अधिक होती है। और अन्य स्रोतों से प्राप्त पानी भी कुछ परिस्थितियों में खारा हो जाता है, ठीक। तो ये सब पॉइंट आपके सोर्स ऑफ जल के थे। जल के जो स्रोत हैं वो इसमें जो है आपके सब सम्मिलित हैं। हमने यहाँ पे आपको 7 तरीके के स्रोत के बारे में यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट हमने लिखा है, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे इससे हम क्वेश्चन भी आपको देंगे, तो उसमें आप जो है ध्यान से इसको पढ़िएगा। चलिए अगले पॉइंट के बारे में हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे।
तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम चर्चा करेंगे जल के सामान्य गुणों के बारे में, ठीक है। तो जल के सामान्य गुण के बारे में जैसे आपका पहला पॉइंट यहाँ पे हमने दिखाया है आपको कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी। तो यहाँ पे ये बात की गई है शुद्ध जल के बारे में, ठीक है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन और पारदर्शी होता है। और जल एक अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब इसमें जो है आप कुछ भी घोल सकते हैं, वो घुलनशील होता है, ठीक है। और यहीं पे एक चीज़ और आपको बताएं कि नदी, झील और कुएं से जो प्राप्त जल हैं उसमें कई प्रकार के लवण घुले होते हैं, जिनकी मात्रा अधिक होने पर जल खारा हो जाता है, ठीक। और जल की जो जैसे अभी हमने पिछले पॉइंट में आपको बताया है कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि इसकी जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे ये देखिए आपको तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक। और द्रव अवस्था ठोस अवस्था में भारी होती है। यहाँ पे द्रव अवस्था ठोस अवस्था में भारी होती है, इसी कारण बर्फ पानी में तैरती रहती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बर्फ जो है पानी में तैरती क्यों है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ बता सकते हैं कि द्रव अवस्था ठोस अवस्था में भारी होती है, इसी वजह से ये बर्फ पानी में तैरती रहती है। वहीं आपसे बता दें कि शुद्ध जल का जो गलनांक होता है, गलनांक वो 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक। गलनांक नहीं, इसको आप हिमांक कर लीजिएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने आपको दिखाया है, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक और क्वथनांक आप समझ रहे होंगे। हिमांक मतलब जो बर्फ का जमाव होता है, ठीक। जो पानी से बर्फ का जमाव होता है उसे आप हिमांक कहते हैं। क्वथनांक मतलब पानी जब उबलकर गर्म होकर उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं, ठीक। और जल को गर्म करने के यहाँ पे हमने चौथा पॉइंट यहाँ पे आपसे बताया है कि जल को जब गर्म करते हैं तो वो 0 से 4 डिग्री पर सिकुड़ती है, ठीक है। और इसी कारण 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। यहाँ पे हमने दिखाया है 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जल को गर्म करते हैं जब हम, तो वो 0 से 4 डिग्री पर सिकुड़ती है, ठीक। और यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में झील की सतह पर बर्फ जम जाती है और सतह के नीचे का जल और जलीय प्राणी इससे सुरक्षित रहते हैं, ठीक। वहीं दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पे जल की ऊष्मा धारिता अधिक व ऊष्मा चालकता कम होती है। क्यों होती है? यहाँ पे जैसे कि अगला पॉइंट लिखा गया है कि जल का वाष्पीकरण की ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके जल के सामान्य गुण हैं, ठीक। इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि सभी जीवों के शरीर तथा पादपों में भारी मात्रा में पानी पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में भी भारी मात्रा में पानी पाया जाता है और सभी प्रकार के पादपों में भी भारी प्रकार का पानी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कठोर और मृदु जल के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो कठोर और मृदु जल, जैसे जल एक अच्छा विलायक है, ये घुले हुए लवण पानी के कुछ गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, जैसे स्वाद में परिवर्तन, साबुन का झाग ना बनना, ठीक है। तो इसमें स्वाद में परिवर्तन की बात की गई है और साबुन का झाग ना बनने की बात की गई है। 2 पॉइंट हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। और वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि जिस जल में साबुन का झाग पर्याप्त मात्रा में बनता है उसे हम कठोर जल कहते हैं। कठोर जल में कैल्शियम मतलब इसे आप Ca से व्यक्त करते हैं और मैग्नीशियम जिसे हम Mg से व्यक्त करते हैं, ठीक। तो कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण की उपस्थिति होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किसकी किसकी उपस्थिति होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की। और जल को कठोर बनाने वाले जो लवण होते हैं, थोड़ा उनके बारे में हम आपको बताएंगे, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। जल को जो कठोर बनाते हैं, जो जितने तरीके के लवण होते हैं, उसमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट है। फिर से बोल दे रहा हूँ, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट
जल को कठोर बनाने वाले लवण हैं। ठीक, वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त होता है, परंतु कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त भी होता है। जो कठोर जल होते हैं उसे आप पी भी सकते हैं और नहीं भी पी सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसका हम उपयोग करते भी हैं और कहीं कहीं नहीं भी करते हैं। जैसे आपका जो जल में अस्थायी कठोरता होती है, इसके बारे में हम आपको बताएं। ये 2 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। जो जल में अस्थायी कठोरता होती है वो बाइकार्बोनेट यौगिकों के घुलने से होती है। किसके से? बाइकार्बोनेट यौगिकों के घुलने से जल में अस्थायी कठोरता होती है। और जो अस्थायी कठोरता होती है वो क्लोराइड और सल्फेट के घुलने से होती है। किसके वजह से? क्लोराइड और सल्फेट के घुलने से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है पेयजल। तो पेयजल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। पेयजल मतलब ये रंगहीन, स्वादहीन, स्वच्छ और पारदर्शक होता है। ठीक, और यह निलंबित अशुद्धियों और विभिन्न जीवाणुओं से मुक्त होता है। कुछ घुले हुए लवण हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं तथा जल को स्वादिष्ट बनाते हैं। सामान्यतया कुएं एवं नलकूप का जल पीने योग्य होता है और दूषित जल के प्रयोग से टाइफाइड, कलरा, पेचिस आदि की बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो पेयजल के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं जल प्रदूषण के कारण के बारे में। जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया है कि सबसे पहला कारण मनुष्य, मानव, दूसरा मल, तीसरा पशु, चौथा औद्योगिक कचरे का स्राव और पांचवा वृक्ष एवं वनस्पति का सड़ना और मृतक पशु। ये सब कारण हैं जल प्रदूषण के। ठीक है, और जल अगर प्रदूषित रहता है, जैसे कि उसको हम दूषित जल को उबालने से अथवा ब्लीचिंग पाउडर में अगर उसका हम प्रयोग करेंगे या पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं तो जल में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और हम उसे पीने योग्य बना लेते हैं। ठीक है, और प्रयुक्त जल में कई प्रकार के अवशेष तथा नुकसानदेह पदार्थ मिल जाते हैं जिनको हम प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, मल, जैसे कि मल, जल और कूड़ा कचरा भी जल को प्रदूषित करते हैं। वहीं पे बात की गई यहाँ पे, जैसे कि हमने आपसे बताया है मल की बात की गई थी, तो मल और जल और कूड़ा कचरा भी इस जो है जल को प्रदूषित करते हैं। यहाँ पे हमने मानव के द्वारा जैसे बताया, आपको मल के द्वारा बताया, पशु के द्वारा बताया, तो ये सभी जो है ये जितने भी पॉइंट हैं वो सब जल को प्रदूषण के कारण हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं, तो उसके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है या पानी की मात्रा होती है। तो मानव के शरीर में लगभग 70% जल की मात्रा होती है और कुछ फलों और सब्जियों में 90 से 95% पानी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मानव शरीर में 70% और फल और सब्जियों में 90 से 95% पानी होता है। और मनुष्य को जो औसतन 2 से 3 लीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यहाँ पे लिखा गया है कि औसतन 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। किसे होती है? मनुष्य को होती है। ठीक, और यह पानी मनुष्य के ताप को बनाए रखने में मदद करती है। जो ये पानी की आवश्यकता होती है वो मनुष्य के शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करती है। सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा जल का सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो खेती करने में होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए। और मनुष्य के शरीर में विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए पानी आवश्यक है। जैसे आपको बता दें कि पशु तालाब, झरनों तथा नदियों का पानी पीते हैं। ठीक है, पशु जो होते हैं वो तालाब, झरनों तथा नदियों का पानी पीते हैं। और पौधे अपने मूल या जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी लेते हैं। और पौधे तथा जीवों की अधिकांश जीवन प्रक्रियाएं जो होती हैं वो पानी द्वारा होती हैं। ठीक, वहीं आपको इस जो है थोड़ा सा हम जल संरक्षण के बारे में बात करेंगे। तो जल संरक्षण के बारे में भी थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि जल प्रदूषण का कई विधियों द्वारा संरक्षण किया जाता है। जैसे नदी, झील के पानी में घरेलू, औद्योगिक और अन्य अवशेषों को सीधे गिरने से रोककर और जल को प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे जो नदियों में और झीलों में जो पानी डायरेक्ट जाता है, ठीक है, जो वो प्रदूषित पानी जाता है, तो उसे अगर हम रोक लें, उसमें डायरेक्ट पानी ना जाने दें, उस वजह से हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है,
नदियों के किनारे अवस्थित औद्योगिक संयंत्रों को अवशिष्टों को नदियों में बहाने से रोकना होगा। ठीक है, जो भी चीज़ें हम अपने हाथों से वैसे ही खुला फेंक देते हैं नदियों में या नदी के किनारे फेंक देते हैं, उसको हमको रोकना होगा। इस वजह से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, और शहरों के गंदे नालों को जल को भी नदियों में जाने से पहले उसका उपचार करना चाहिए। ठीक है, उद्योगों के अवशिष्ट जल के उपचार का भी प्रबंध करना चाहिए और पानी के स्रोतों के पास कपड़े धोना, बर्तन साफ करना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब कारणों से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल को हम प्रदूषण से बचा सकते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे इन जितना अभी हमने जितना पढ़ा, इससे कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पानी की विशिष्ट चालकता, तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाती है? क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे पानी की विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है। कैसे? आपको बता दें कि विशिष्ट चालकता जल के तापमान पर निर्भर करती है और यह जल की लवणता का सूचक होता है, जो कि जल के गुण को भी दर्शाता है। ठीक, इस वजह से जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे जल की विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल निकायों द्वारा प्राप्त मलजल की बड़ी मात्रा क्या दर्शाती है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें चारों में से क्या दर्शाती है? ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा, उच्च बीओडी को वो दर्शाती है। ठीक, उच्च बीओडी मतलब जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। यहाँ पे आपको बता दें कि मलजल में जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में विघटन योग्य पदार्थ होते हैं, जब मलजल जल निकायों में मिलता है तो मलजल के घटकों को अपघटित करने के लिए अपघटक की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे अपघटक की बात की गई है, तो अपघटक मतलब बैक्टीरिया या कवक। क्या होता है? बैक्टीरिया या कवक होते हैं। ठीक है, अपघटक मतलब बैक्टीरिया या कवक, उनके द्वारा अपघटन के लिए उच्च जैव रासायनिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इससे जल निकायों में विघटित ऑक्सीजन में कमी आती है और जलीय जानवरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में से आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नाभिकीय रिएक्टर। ठीक, तो नाभिकीय रिएक्टर जल प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रदूषण का मानव जनित स्रोत वे हैं जो मनुष्यों द्वारा जारी एजेंटों के कारण होते हैं, ना कि प्राकृतिक स्रोतों द्वारा। मतलब कि जो प्राकृतिक इसका जो है जो कारण होता है, जो स्रोत होता है, वो प्राकृतिक स्रोतों द्वारा नहीं होता है, वो मनुष्यों द्वारा जो जारी एजेंट होते हैं उनके कारण होता है। ठीक है, और समुदाय की जनसांख्यिक सुविधाओं पर निर्भर करता है। अधिक जनसंख्या हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषकों को छोड़ने वाली मानवीय गतिविधियां होती हैं। ठीक है, और इस गतिविधियों को आमतौर पर ऊर्जा, भोजन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की वाली चीज़ों से जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर उद्योग, परमाणु रिएक्टर, वाहन निकास से गैसें। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। तो उसमें आपका ऑप्शन डी, नाभिकीय रिएक्टर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, जल की एक अनुचित गुण की पहचान करें। तो इसमें अनुचित गुण की पहचान मतलब कि जल के विपरीत जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि पहला आपसे बताया गया है शुद्ध जल गंधहीन और स्वादहीन होता है, ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये भी सही है, क्योंकि जल को आप किसी भी पात्र में रखेंगे तो वो वही आकार ले लेता है। ठीक है, जल का कोई आकार नहीं होता है। तीसरा आपका पूछा गया है जल शुद्ध जल का रंग नीला होता है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, शुद्ध जल का रंग नीला नहीं होता है, क्योंकि जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक, तो इसका मतलब जल की एक अनुचित जो गुण की पहचान है वो शुद्ध जल का रंग नीला होता है, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 2 से 3 लीटर। अगर आपको किसी ऑप्शन में यहाँ पे 3 से 4 लीटर मिलता है तो आप वहाँ पे 3 से 4 लीटर पे ही टिक करेंगे, क्योंकि 2 से 3 या 3 से 4 लीटर ये आपका नॉर्मल माना जाता है। क्यों? क्योंकि 2 लीटर यानी 8 गिलास पानी, इसमें ये इसको आप इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं कि 2 लीटर मतलब 8 गिलास पानी यहाँ पे हम मानते हैं। ठीक, तो 2 से 3 लीटर यहाँ पे आपका आंसर सही होगा। जैसा हमने आपको बताया कि 3 से 4 लीटर की भी आवश्यकता इसमें होती है, तो आप अगर किसी ऑप्शन में 3 से 4 लीटर रहेगा तो वहाँ भी आप उस पर टिक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल रासायनिक कारक, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, के द्वारा शुद्ध किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो ब्लैंक दिया गया है इसे हमें फिल करना है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे तो पहली चीज़ आप, जैसे पहला हाइड्रोजन दिया गया है तो हाइड्रोजन के द्वारा तो जल को शुद्ध किया नहीं जाएगा, पारा के द्वारा भी जल को नहीं शुद्ध किया जा सकता, एसिड की बात आती है तो एसिड के द्वारा भी नहीं शुद्ध किया जा सकता। ठीक, तो आपका बचता कौन सा है? ऑप्शन डी यहाँ पे बचता है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा हम, जो ये रासायनिक कारक है, इसके द्वारा हम शुद्ध करते हैं किसको? जल को। ठीक, आपको इसके बारे में बता दें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। तो रासायनिक एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा पानी को हम शुद्ध करते हैं। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडेंट है। क्या है? ऑक्सीडेंट है, लेकिन एक खराब कीटाणुनाशक भी है। और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार एशियाटिक क्लैब जैसे उपद्रव माने जाने वाले जैविक विकास को नियंत्रित करने के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल गंध और स्वाद को नियंत्रित करने के लिए, मैग्नीज, लोहा और रंग को हटाने के लिए अच्छी तरह से पानी में किया जाता है। और पानी को फिल्टर करने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि पानी को फिल्टर करने से पहले पदार्थ को अक्सर पूर्व उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है। पूर्व उपचार मतलब कि पानी को फिल्टर करने के पहले ही इसको उसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि पूरी तरीके से सफाई हो जाए, उसमें कीटाणु जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, और क्लोरीन की तुलना में पानी से सल्फाइड गंध को हटाने के लिए यह बेहतर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम जल पीने से हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही आंसर होगा, जैसे कि आपका पहला दिया गया है, हम पूरे दिन प्यासा महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये तो कोई लॉजिक कारण नहीं है कि हम पूरा दिन प्यासा महसूस करते हैं। दूसरा, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका शरीर कमज़ोर नहीं होने वाला है। ठीक, तीसरा आपका यहाँ पे दिया गया है, हमारे शरीर की कई क्रियाएं बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो और चौथा यहाँ पे दिया गया है, हमारा शरीर पतला हो जाता है। तो पतला होना, पानी कम पीने या पानी ज़्यादा पीने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हमारे शरीर की कई क्रियाएं कम हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वहीं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी में अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा या कौन से लवण जिम्मेदार हैं जो धोने के उद्देश्य से हेतु अयोग्य हैं? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्लोराइड तथा सल्फेट। अब आपको इसके बारे में थोड़ा बता दें। तो पानी में कठोरता खनिज पदार्थों की वृद्धि के कारण होती है, जो स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं और औद्योगिक समस्याओं को जन्म देती है। और पानी की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थाई और अस्थाई कठोरता। हमने भी आपको पीछे बताया है, अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता। ठीक, और पानी की जो अस्थाई कठोरता क्लोराइड और सल्फेट नामक 2 आयनों के कारण होती है, और पानी की अस्थाई कठोरता जो होती है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होती है। ठीक, फिर से बता दूं, इसको हमने पिछले अभी टॉपिक में आपसे बताया है कि अस्थाई कठोरता किस कारण से होती है और अस्थाई कठोरता किस कारण से होती है। ठीक, तो वहीं पे एक चीज़ और बता दें कि जो बॉयलर, औद्योगिक टैंकों और कूलिंग टावरों में कठोर पानी की वजह होती है वो कठोर जल के कारण होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट के कारण पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है?
तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जियोलाइट विधि द्वारा। ठीक, जियोलाइट की भी चर्चा हमने पिछले किया है, तो यहाँ पे जियोलाइट विधि द्वारा आपका ये आंसर सही होगा। अब जियोलाइट विधि का उपयोग कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट के कारण पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। आयन एक्सचेंज का उपयोग छोटे जल प्राणियों और व्यक्तिगत घरों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। आयन एक्सचेंज रॉल जियोलाइट एक अन्य आयन के लिए इलाज किया जा रहे पानी से एक आयन का आदान प्रदान करता है जो रॉल में होता है। रॉल मतलब सोडियम एक प्रकार का नरम नमक है, ठीक है, जिसमें क्लोरीन अन्य जो है उपस्थित होता है। और जो जियोलाइट रॉल होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए सोडियम का आदान प्रदान करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब जमीन पर ताजे पानी की आपूर्ति संभव हो तो क्या होता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या होता है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाष्पीकरण की तुलना में वर्षा अधिक होती है। कब, जब जमीन पर ताजे पानी की आपूर्ति संभव होती है तो वाष्पीकरण की तुलना में वर्षा अधिक होती है। ये आपका सही आंसर है। ठीक, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और सीटेट की अभी एक परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गई है, तो इससे आप अभी आपके पास ये सुनहरा मौका है, आप इसे फिर से आप इसमें जो है तैयारी में आ सकते हैं। तो इसे तैयारी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन आप नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे और पूछ सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम। तो तब तक के लिए धन्यवाद।